जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य रहता है कि हमारे राज्य में वैसे लोग, वैसी संस्थाएं जो सामने आकर सामाजिक बदलाव की तरफ काम कर रही हैं, उनकी कहानियाँ, उनका सफ़र हम आप तक ला सकें। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम आपको ऐसे ही दो खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो बीते कुछ वर्षों से झारखंड में बच्चों की प्राथमिकी शिक्षा और उसके साथ साथ पीरियड लिटरेसी, यहाँ यानी कि माहवारी से जुड़ी जितनी भी जागरूकता है वो फैला रहे हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। स्कूल्स हो गया या फिर पब्लिक स्पॉट्स हो गए, हर जगह इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशंस है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे वॉइस ऑफ चेंज के संस्थापक आयुष कुमार और उनके साथ ही समाज सुधारक रिया गुप्ता का। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करती हूँ आयुष। जैसे कि नाम ही है वॉइस ऑफ चेंज, काफ़ी कुछ पता चल जाता है इस नाम से। लिटरेसी पे आप काम कर रहे हो, स्पेशली जो प्राथमिकी शिक्षा है, और कई ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें ये पता चलता है कि जब बच्चों की शिक्षा की हम बात करते हैं हमारे देश में, तो जो सबसे बड़ी चैलेंज आती है वो ये कि उन्हें स्टार्टिंग पीरियड में वो एजुकेशन दी नहीं जो शायद आगे जाकर उनको सपोर्ट कर पाती। झारखंड में पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने ये डिसाइड किया कि ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इस पर हमें काम करना है, और वो जो जर्नी रहा वो किस तरीके का रहा आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निधि दी, आपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। तो जहाँ तक इस सफ़र का बात करें हम लोग, तो 2019 में 2019 में हमने इस संस्था का शुरुआत किया, क्योंकि हम गेतल सोच से है जो कि रांची शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो मेरा 10वीं तक का शिक्षा गेतल सोच से ही पूरा हुआ। तो गांव में ऐसा माहौल रहा है कि बच्चे खेलते कूदते पढ़ते लिखते रहते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। मेरा भी बचपन कुछ वैसा ही था। मन किया तो स्कूल जाना है, खूब जिद्दी थे हम बचपन में, तो स्कूल जाना है, खाना खाना है, खेलना कूदना है। तो जब पहली बार शहर आए, रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिए, तो शहर आते ही कुछ अलग दिखा हमको। जो बच्चे हम गांव में खेलते हुए देखते थे, वही बच्चे आपको हवा मिठाई बेचते हुए दिख रहे थे या भीख मांगते हुए दिख रहे थे मेरे कॉलेज के बाहर ही। तो वहीं से लगा कि क्यों ना इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा चीज़, मतलब ऐसे ही बोला जाता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप बदलाव ला सकते हैं। तो वहीं से हम लोगों ने वॉइस ऑफ चेंज का शुरुआत किया। हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पहाड़ी टोला में शुरुआत किया, जो कि पहाड़ी मंदिर के जस्ट पीछे वाला एरिया है। तो वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे ऐसे ही बच्चे रहते हैं जो कचड़ा चुनते हैं, उनके पेरेंट्स रिक्शा चलाते हैं। तो हम लोग उनके परिवार से, फैमिली से बात किए और हम लोग उनको बताएं कि हम लोग यहाँ पे इस दिन आ करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वहाँ के पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो फिर इस तरीक़े से हम लोग चलते गए धीरे धीरे। फिर हम लोगों ने लोअर चूटिया चैप्टर शुरू किया और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे धनबाद में गुमला पे काम कर रहे हैं इस फील्ड पे। और ये मैं वाकई ये जानना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि शिक्षा में एक जो रुकावट ये भी आ जाती है कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है कि अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे। तो आपकी जो जर्नी रही, जिस तरीके से आप बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की आपने शुरुआत की, तो क्या कभी ऐसा कुछ रेजिस्टेंस आपको देखा पेरेंट्स के सामने से? देखिए, ऐसे बोला जाता है ना, मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए काम करवाते हैं क्योंकि उन बोलते हैं कि ये काम नहीं करेगा तो फिर हम लोग का जीवन यापन कैसे होगा। लेकिन ना, अगर गरीबी के कारण बाल मजदूरी है ना, तो बाल मजदूरी के कारण भी गरीबी है। अगर वो बच्चे बाल मजदूरी करेंगे तो फिर उनको शिक्षा से वो वंचित हो जाएंगे। शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो उनको ग्रो करने का मौका कभी नहीं मिलेगा, जो उनका अधिकार है। तो खैर, ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सामना कम करना पड़ा जब हम लोग गए पहली बार पहाड़ी टोला। तो जब हम लोग उन पेरेंट्स का काउंसलिंग किए, उनको बताएं शिक्षा का महत्व के बारे में, उनका कैसे फ्यूचर बन सकता है, या फ्यूचर में उनको कोई कुछ ऐसे गधा बना करके नहीं चला जाए कि उनको अगर 2 जोड़ 2 4 होता है वो नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगा, वो फ्यूचर में परेशानी करेगा। तो पेरेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हम लोगों को, और पेरेंट्स का रिस्पॉन्स भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा मैम। ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव बात है कि अगर आप एजुकेशन पर सामने आके काम कर रहे हैं तो लोग जो हैं वो
उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं, सपोर्ट भी कर रहे हैं आपको। ये आप जाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें जब पढ़ाते हैं, और जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो समस्याएं, उन्हें देखने का जो एक नज़रिया है वो थोड़ा बदल जाता है। अब घर में बैठ के आप अपने पेपर्स में पढ़ रहे हो, उसके बारे में टेलीविज़न में देख रहे हो, तो वो एक अलग आपकी पर्सपेक्टिव होती है। लेकिन जब आप सामने से उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब हम एजुकेशन की इन पर्टिकुलर बात करते हैं, इतने सालों से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, आपने क्या कुछ समस्याएँ समझी हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा के सामने जो चुनौती बनकर खड़ी है अभी? जैसे कि हमने जब बच्चों से बात किया लोअर चोटिया में, मैं लोअर चोटिया में ज़्यादातर पढ़ाती हूँ, तो जब हमने बच्चों से बात किया तो हमें ये पता चला कि कुछ बच्चे 12 साल 13 साल के हैं, लेकिन और अगर गवर्नमेंट स्कूल का बात किया जाए तो वहाँ भी वो लोग कक्षा 2 कक्षा 3 में हैं, लेकिन उनके पास जो स्टार्टिंग का जो पढ़ाई होता है ना, जैसे उनको काका का अच्छे से नहीं याद है, पहाड़ा उनको याद नहीं है, तो हम लोग ने चाहा कि प्राथमिक शिक्षा उनको पहले बताया जाए कि आने वाले जीवन में या जो डेली के यूसेज है उनमें कैसे उन लोग को ये सहायता करे। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग से उनको काका पढ़ाते हैं, या फिर जो डेली में जो डेली का सामान होता है, जैसे कि पहाड़ा हो गया, जोड़ घटा हो गया, ये सब पहले उनको बताते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ताकि आगे का पढ़ाई में उनको ये चीज़ मदद करे। इसके साथ ही एक जो इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया वो था मिशन बबुनिया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक ये चैलेंज है जो कि खासकर पीरियड लिटरेसी महामारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से लाया गया था, कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझना थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन सामने आकर उसके बारे में बात करना, क्योंकि सुनने से पहले ही आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो इस बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर जिनका कहना है कि अरे ये ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिसके बारे में हम पब्लिकली बात कर सकते हैं। जब आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया रिया, या फिर जब आपने लोगों से बात करना शुरू किया, आपके लिए क्या चैलेंजेस रही शुरू में, और उनसे जब आपका वार्तालाप शुरू हुआ तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आई यहाँ पे? जी, जैसे हमारा क्या है ना, हमने मिशन बबुनिया में 1 महीने का हम लोग का डोनेशन कैंप लगता है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग जगह शहर में डोनेशन कैंप लगा के वहाँ से हम लोग लोगों से आग्रह करते हैं कि हमें आप लोग डोनेशन दीजिए, ताकि हम लोग वो आगे चल के पूरे साल छोटे छोटे गाँव में बच्चियों को वो बांट सके। तो अब हम लोग जब बात करने जाते हैं लोगों से, तो ये दिखता है कि लड़कों में फिर भी एक ये रहता है ना कि क्यूरियोसिटी रहता है कि हाँ हमको ये जानना है वो जानना है, लेकिन लड़कियों में थोड़ा झिझक रहता है कि नहीं, इनके बारे में उन्हें शुरू से कहा गया है कि आपको इस बारे में नहीं बात करना है या आपको इसको छुपा के रखना है। तो वो थोड़ा सा सकपका जाती है कि नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें ये नहीं जानना, थोड़ा साइड हट जाती है। लेकिन यही चीज़ अगर लड़कों में जाके हम उन्हें बताते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये चीज़ करना होता है, आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने परिवार में ही कम से कम या अपने दोस्तों के साथ ही वो उनको क्या बोलते हैं कंफर्टेबल फील करवा सके, तो वो लोग बहुत अच्छे से सुनते भी हैं और बहुत अच्छे से वो लोग इसमें पार्ट भी लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की तरफ से या लड़कियों की तरफ से रेजिस्टेंस का एक वजह ये भी होता है कि क्योंकि शुरू से ही हमें इस बैकग्राउंड में या इस तरीके से बड़ा किया जाता है, पहले पेरेंट्स हो गए या फिर जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हो गए, उनके तरफ से वो जो ट्रीटमेंट दी जाती है पीरियड के अराउंड, तो हमें तब एक शेम फैक्टर उस वक्त से जुड़ जाता है। शायद मुझे लगता है ये भी एक वजह है कि जब आप सामने आते हैं उनसे बात करने के लिए तो वो थोड़ा झिझकते हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं। आयुष, मैं ये जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी महिलाओं के लिए बात करना, क्योंकि उनकी समस्या है तो उस चीज़ पर वो आगे आके बात करती हैं, लेकिन आपने किस तरीके से ये डिसाइड किया कि पीरियड लिटरेसी जो है, माहवारी से जुड़ी जो जागरूकता है वो मैं लोगों के सामने लाऊंगा और उन्हें मैं जागरूक करूंगा? किस तरीके से आपने फैसला लिया था मिशन बबुनिया को शुरू करने का? तो ये 2019 का ही बात है, मुझे लगता है सितंबर या अक्टूबर का बात होगा। उस टाइम पे हम खास एक चीज़ गौर किए, क्योंकि मेरे पापा का ग्रोसरी का शॉप है छोटा सा, तो वहाँ पे जो भी बच्चियाँ या महिलाएं सैनिटरी पैड खरीदने के लिए आती थी तो उसको पेपर में लपेट करके देने के लिए बोलती थी। तो उससे पहले हमको पीरियड के बारे में वैसा कुछ जानकारी नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। तो फिर ये दिमाग में लगा कि ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसको पेपर में लपेट करके ले जाना पड़ रहा है, छुपा करके दिया जा रहा है, छुपा करके दिया जा रहा है।
तो फिर वहीं से मिशन बबूनिया का स्टार्ट किए। थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि पीरियड्स भी कोई ऐसा चीज़ है जो एग्जिस्ट करता है हम लड़कों के लिए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा कुछ भी जानकारी कभी बताया ही नहीं गया। घर पे भी मम्मी इस चीज़ को छुपा करके रखती थी, या हमारी दीदी भी इस चीज़ को छुपा करके रखती थी। तो फिर मिशन बबूनिया का हम लोग स्टार्ट किए। गवर्नमेंट स्कूल में खास करके हम लोग गाँव वाले एरिया को ज़्यादा टारगेट किए। मेन क्या है, एजुकेशन। सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करना इज़ अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस, ये अवेयरनेस का पार्ट है, लेकिन उससे सिर्फ अवेयरनेस नहीं होगा जब तक बच्चियों को उनके शरीर के बारे में जानकारी नहीं रहेगा। कि माहवारी कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्यों होता है, उस समय हम लोग क्या क्या सुरक्षा, क्या क्या अवेयरनेस हम लोग अपने शरीर में रख सकते हैं, ये जानकारी पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको इन महामारी के विषय में सारा जानकारी मुहैया करवाते हैं। इसके साथ क्या है ना दी कि हमारे समाज में ना महामारी से रिलेटेड बहुत सारे भ्रम जुड़े हुए हैं, मतलब वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे हम लोग को भ्रम के बारे में वो लोग खुद से बताते हैं कि अगर हम किसी पौधा को छू देंगे, मतलब मना किया जाता है कि पौधा मत छुओ नहीं तो वो मर जाएगा, पेड़ के नीचे मत खड़े रहो नहीं तो अगर वो फलदार पेड़ है तो वो फल नहीं देगा। इस तरीका से हम लोगों को झारखंड में बच्चियों को बोला जाता है। तो ये बिल्कुल पहला बात तो ये चीज़ अटैच ही नहीं है, एक दूसरे से संबंध ही नहीं रखता है कि पेड़ और कहाँ हम उसके नीचे अगर खड़े हैं तो इस तरीका से झारखंड में बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं महामारी से। तो एक मेन मुद्दा ये भी था कि ये मिथ को तोड़े और महामारी के विषय में बच्चियां खुल करके बात करें। हमको याद है हम लोग अनगढ़ा ब्लॉक के सोसो गांव में हम लोग स्कूल्स में हम लोग वर्कशॉप करने के बाद हम लोग गांव घूमते हैं। तो उस गांव में जब हम लोग घूम रहे थे हम लोग एक महिला से बात किए, तो उनसे हम लोग पूछ रहे थे कि आप महामारी के दौरान क्या इस्तेमाल करते हैं। तो वो बोली कि क्योंकि वो थोड़े गरीब फैमिली से थी, तो वो बोले कि हम अपनी बेटियों को तो सैनिटरी पैड दे देते हैं, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मेरी 2 बेटियां भी सैनिटरी पैड यूज़ करें और मैं भी यूज़ करूं। तो वो कपड़ा यूज़ करती थी और उनकी बेटियां सैनिटरी पैड यूज़ करती थी। तो फिर हम लोगों ने उस समय से हम लोगों को लगा कि हाँ कि पीरियड पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब सब कोई जो 32 रुपया का 45 रुपया का सैनिटरी पैड आता है वो सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो फिर हम लोगों ने मिशन बबूनिया में क्या किया कि शहर में हम लोगों ने कैंप्स लगाना शुरू किया, लोगों को बोले कि आप लोग यहाँ पे आइए और हम लोगों को पैड गिफ्ट कीजिए। डोनेट करने से थोड़ा सा लगता है कि दान कर रहे हैं, लेकिन जब गिफ्ट का बात करते हैं ना तो अपनापन झलकता है। तो गिफ्ट करे तो फिर वो लोग सैनिटरी पैड गिफ्ट करते हैं और उसको हम लोग गाँव की बच्चियों तक, महिलाओं तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल। और मुझे अगर हम इन जनरल इंडिया की भी बात करें तो 50% से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जब पहली बार उनकी मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती कि ये क्या है। और झारखंड के पर्सपेक्टिव में जैसा आपने कहा कि कपड़े, और एक्चुअली में ये रियलिटी है कि लोग कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, बालू और राख जैसी चीज़ों के इस्तेमाल कर रहे हैं जो अल्टीमेटली उनकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा हैजर्ड है। तो कहीं ना कहीं पीरियड पॉवर्टी भी है और इससे जुड़ी जो इलिटरेसी है इसके बारे में अवेयर करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। लोग क्या है ना कि कपड़ा इस्तेमाल करना गलत नहीं है, बस उसको एक सही तरीका से इस्तेमाल किया जाए कि उसको अच्छे से धो करके धूप में सुखाए ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाए। अब इसमें क्या है कि पीरियड के साथ ही इतना शर्म जुड़ा हुआ है ना कि कपड़ा तो इस्तेमाल कर रही है लेकिन उसको सुखाने के लिए घर के किसी कोने में लगा रहे ताकि कोई लड़का या घर का जो मेल पुरुष है वो देख ना पाए। तो इस वजह से उनको इन्फेक्शन और अलग अलग तरह का बीमारी का सामना करना पड़ता है। और हाँ, और वाकई मुझे लगता है कि अब ऐसा वक्त आ गया जब ये जो टैबूज है इनको ब्रेक करके इस बारे में बात करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी देने की बहुत ज़रूरत है। रिया, जैसे आप यहाँ पर डिवोटेड है कम्प्लीटली, आप लिटरेसी पे भी काम कर रही हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने में भी काम कर रही हैं और उसके साथ ही आपका पर्सनल बिजनेस भी है, जॉब चला रही हैं। कई बार स्पेशली ऐसे एज में उस अपने खुद के बिज़नेस को मैनेज करना, उसके साथ साथ लोगों के लिए भी काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि टाइम हर किसी के पास 24 घंटे हैं, है ना। उस 24 घंटे में उसे मैनेज करना आपके लिए क्या चैलेंज रहा? कभी ऐसा मौका कि इससे अच्छा है कि मैं अपने बिजनेस पे ही फोकस कर लूँ, शायद वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए इनकम हो जाएगा, ऐसा कोई रहा मौका? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इस बात पे तो बिल्कुल नहीं।
मुझे ना जो खुशी इन बच्चों के साथ या बच्चियों को से मिल के होती है ना, वो सिर्फ सेम खुशी अपने काम से भी होती है। तो दोनों को बैलेंस बना के ही शुरू से मैंने चला है। तो हमेशा से ही लगा कि नहीं, ये अगर हो रहा है तो साथ में ये भी होना चाहिए। तो वैसा कभी नहीं लगा। और मेरा बिजनेस ऐसा है ना कि क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल है टाइम। तो मेरे को अगर हम चाहेंगे भी ना कि पूरा टाइम एनजीओ में लगा दे, पूरा टाइम ये समाज सेवा में इस कारण से लगा दे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ। और इस बारे में भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसी उम्र होती है जब हम कहते हैं ना कि ये जो एज है ना, इसमें थोड़ा अपने बारे में हम सोच लें, अपने लिए थोड़ी स्टेबिलिटी ढूंढ लें। लेकिन आपके दिमाग में ये शुरू से था कि मुझे सोशल इश्यूज़ पर काम करना है? जी बिल्कुल। जब मुझे एनजीओ के बारे में पता भी नहीं था ना, तो तभी मैं लाइक मेरे घर में जो काम करने आती थी, तो मेरी मम्मी उनके बेटों को पढ़ाती थी शुरू से। तो उनको देख के, मेरी मम्मी को देख के मेरे को लगता था कि नहीं, मम्मी जब ये घर में कर रही है तो मैं तो और लोगों तक ये कर सकती हूँ। फिर मुझे आयुष के बारे में पता चला। फिर आयुष को मैंने कॉन्टैक्ट किया कि नहीं, आप अगर मैं जुड़ना चाहूँगी तो ये पॉसिबल है क्या? तो बोले हाँ बिल्कुल, कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है और कभी भी आके आप हमारे साथ बच्चों को पढ़ा सकती हैं। तो हम बोले ठीक है, चलिए हम भी आते। फिर हम, क्योंकि मेरा घर चुटिया में ही है, तो मेरे लिए चुटिया वाले चैप्टर में जुड़ना बहुत ही आसान था। तो हम तुरंत जाके फिर वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ मैनेज करना, और अभी तक 3 साल तक मैं कर रही हूँ ये। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी जर्नी ना ये भी प्रूव करती है कि चैरिटी एक्चुअली बिगिंस एट होम, है ना। जो आप घर में देख रहे हैं, जिस तरीके की आपकी घर का जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, आपकी जर्नी को काफ़ी इंस्पायर करती है। आयुष, फ़िलहाल अगर हम वीओसी की बात करें तो एक काफ़ी बड़ी टीम आपके पास मौजूद है, और कई बार जैसे आप रांची में काम कर रहे हैं, इसके अलावा और भी ज़िले हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो उस नंबर को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है। वहाँ पे स्टेबिलिटी ढूंढना, हर कोई जो है वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से पूरा उसमें डिवोट हो पा रहा है, वो एक चैलेंज हो जाता है। उसको कैसे कोप करते हैं? और एवरी डे अगर देखा जाए तो हर दिन के हिसाब से क्या कुछ आपके लिए चुनौती होती है? क्योंकि हम लोग का रांची के अलावा धनबाद और गुमला में भी 2 चैप्टर चल रहा है जहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेनली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ना कि वॉलंटियर्स को लाना। रांची में क्योंकि यूथ बहुत है और रांची मेन हब है जहाँ पे झारखंड के एक कोने से स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, और मतलब वो पढ़ाई के साथ अपना टाइम कुछ और सोशल वर्क में भी देना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम लोग धनबाद और गुमला जैसे जिलों को बात करते हैं तो वहाँ पे यूथ बहुत कम है, वो वहाँ से पलायन करके पढ़ाई के लिए कहीं और जा रहे हैं। तो पहला बात तो जो यूथ हैं उनको सोशल वर्क में अट्रैक्ट करना, उनको बताना कि वो भी अपना बाकी समय में कैसे समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स पहला तो फेस करना पड़ता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स आ तो जाते हैं हमारे संस्था पे, लेकिन मेन ये है कि वो एक लंबे वक्त तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। समाज को सुधारना हर किसी को है, लेकिन कंप्लीटली डिवोटेड कोई भी नहीं हो पाता। बिल्कुल। कभी ना कभी मतलब कुछ ना कुछ टाइम, कुछ ना कुछ रीजन से वो वापस छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 2019 से ज्वाइन किए हैं और अभी तक रुके हुए हैं। लेकिन यही है कि वो जितने समय के लिए हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या महामारी के विषय में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आप ऐसे यूथ्स को देखते हैं ना, तो आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट है ना, या फिर ये जो प्रोग्राम है, वो उन्हें उनकी पार्टिसिपेशन के साथ उन्हें एक समझ भी दे रहा है ना, कि यहाँ पे अगर मैं झारखंड में रह रहा हूँ तो मेरे राज्य में क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरीके से मैं इस पे काम कर सकता हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो रही है उस समस्या के अगेंस्ट कुछ डिवोट करने का, या फिर उसकी सोल्यूशन की तरफ कुछ काम करने का। जो सवाल मेरा रिया से रहा, वैसा ही एक मिलता जुलता सवाल मेरे लिए मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि क्या कभी ऐसा रहा आयुष जब लगा कि ये जो समस्या है ना, ये मेरे लिए काफ़ी बढ़ गई है ना, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए भी एक यंग एज के हो आप, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भी खड़ी हैं, एक पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो क्या इसको छोड़कर मैं थोड़ा अपने करियर पे फोकस कर लूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ को रिफॉर्म करने में फोकस कर दूँ? कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा? ये मोमेंट हमको लगता है हमेशा रात को जब थक के बिस्तर में सोते हैं ना, उस टाइम पे हमेशा ये थाउट माइंड में आता है, दिमाग में आता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं। मतलब एक पल के लिए हमेशा आता है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जिनको फेस करके जब आप बिस्तर में लेटने के लिए आते हैं तो वो सारा चीज़ दिमाग में घूमता है।
तो ये चीज़ हमेशा आता है कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके जस्ट बाद ना मतलब एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी कहिए या क्या कहिए, मतलब लगता है कि खास करके महामारी के विषय में जो काम कर रहे हैं जितने बच्चियों और महिलाओं से मिले हैं ना, और उनका जब प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, एक गांव में हम लोग गए थे सिल्ली ब्लॉक पे, तो वहाँ पे एक बच्ची को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी, तो उनके पेरेंट्स मना कर रहे थे, लेकिन उसको खेलने का बहुत शौक था, तो वो उस चीज के लिए भी वो बच्ची संघर्ष कर रही क्योंकि उसको बैडमिंटन खेलना है। तो जब उन बच्चियों का समस्या देखते हैं ना, तो फिर हमको लगता है कि मेरा समस्या वहाँ पे बहुत छोटा है, तो फिर वहीं से एक मोटिवेशन आता है कि ठीक है, करना है, जो भी हो जाए करना है। अब क्या है कि धीरे धीरे क्योंकि मम्मी पापा का भी एज होते जा रहा है, वो भी धीरे धीरे वो कब तक काम करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना, लेकिन मन बना लिए लेकर के चलना है तो चलना है। बिल्कुल। और वाकई जब आप अपने काम के थ्रू कुछ बदलाव देखते हैं तो वो जो सेटिस्फैक्शन है उसका कंपैरिजन आप किसी और चीज़ से नहीं कर सकते हैं। या अगर हम वापस से हम मिशन बबूनिया की बात करें, जैसे एक तो होता है कि आप यहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, लेकिन आप वही चीज़ जब आप गाँव में जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही इस बारे में कोई बातें नहीं होती है, जेंडर इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या भी जेंडर आपकी है, और शुरू से जैसा आपने कहा कि उन्हें कई बार पता भी नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं है, जहाँ पर ऐसे टैबूज हैं कि अगर आप पेड़ के नीचे खड़ी हो रही हैं तो वो पेड़ जो है वो फल नहीं दे पाएगा, वहाँ पे उन्हें समझाना, क्योंकि आप जिन बच्चों से बात कर रहे हैं वो उतने बड़े भी नहीं है ना, तो आपको एकदम ग्राउंड लेवल से उन्हें हर एक चीज़ जो है ना उसको डीकंस्ट्रक्ट करके समझाने की ज़रूरत होती है। इस पे किस तरीके से काम करते हैं, और जब बच्चों से इंटरेक्शन की बात आती है तो वहाँ पर क्या कुछ समस्या देखने को मिलती है? पहले तो हम लोग हर गांव में जाके सैया दीदी होती है गाँवों में, तो उनसे बात करते हैं कि हम लोग आपके गांव आ रहे हैं, अलग अलग स्कूल में जाके हम लोग आपके बच्चियों को बताना चाह रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पहले बात करते हैं, फिर उनके थ्रू हम लोग जाते हैं स्कूल में। फिर बच्चियों को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं बताना ना, तो उनमें खुद से उत्सुकता होती है कि नहीं मुझे इस बारे में जानना है, मुझे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो वो लोग खुद से क्वेश्चन करते हैं कि हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है। फिर धीरे धीरे वो लोग अपना समस्या भी बताते हैं कि नहीं मुझे घर में ऐसा बोला जाता है, तो हम लोग उनको एक एक चीज़ थोड़े थोड़े करके बताते हैं। और ये ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक ही बार जाके उस स्कूल में ख़त्म कर दिए, नहीं तो हम लोग कुछ कुछ टाइम के बाद हम लोग इंटरवल पे हम लोग जाते हैं उनके पास, ताकि उनसे भी हम लोग वापस फीडबैक ले सके कि आप लोग क्या सीखे, आप लोग क्या बताए अपने घर पे जाके, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो इस तरह से हम लोग एक ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और अच्छा लगता है कि हाँ उन लोग में भी कुछ ये है कि हाँ हमको ये जानना है, हमको ये सीखना है, और इससे ना हम लोग को ये दिखता है कि हाँ चलो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। वाकई उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि वो भी बदलाव के लिए उतने ही उत्सुक हैं। लिटरेसी, एक तो प्राथमिक शिक्षा की हमारी बात हुई, उसके बाद हमने पीरियड पॉवर्टी की बात की, पर इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उस बारे में भी कुछ बताएं। इसके अलावा हम लोग के 2-3 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट सुई धागा है, ये हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पे रोजगार का एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ था। मतलब ज़्यादातर गांव के लोग तो बाहर जा कर के काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे उनको वापस घर आना पड़ा था, और उनके पास पहले से उतने सेविंग्स नहीं थे कि वो सस्टेन कर पाए लॉकडाउन के टाइम पे। तो हम लोगों ने उस टाइम पे प्रोजेक्ट सुई धागा का स्टार्ट किया, जिसपे हम लोगों ने उन लोगों को क्राउड फंडिंग करके एक सिलाई मशीन दिया, और झोला बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो दिया। तो हम लोग ये चीज़ नावगढ़ पंचायत में, अनगढ़ा ब्लॉक के नावगढ़ पंचायत में हम लोग इसको किए हैं। तो वहाँ पे और 4-5 महिलाएं, बच्चियां जिनको सिलाई आता है, वो वहाँ पे जा कर के कटिंग के हुआ कपड़ा लेती है और फिर उसको सिलाई करके वहाँ पे जमा करती है, जिसको फिर हम लोग बाद में कपड़ा दुकान या जिस तरीका का दुकान होता है वहाँ पे हम लोग जा कर के पहुँचाते हैं। तो इससे जो कपड़ा सिल रही है उनको भी कुछ मुनाफा हो जाता है, कुछ % जो बचता है उसको हम लोग चाइल्ड एजुकेशन में, जैसे कॉपी किताब खरीदना रहता है बच्चों के लिए, उस पर यूज़ कर लेते हैं। उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने और लॉकडाउन के ही टाइम शुरू किया था, अभिशाप मुक्त कारवां। झारखंड में खास करके डायन प्रथा एक बहुत बड़ा समस्या है। मतलब 2-3 साल पहले मेरे ही गांव में एक इंसिडेंट हुआ था कि
पंचायत ने ये डिसीज़न लिया था कि तुम्हारे अंदर डायन है या नहीं, वो प्रूव करने के लिए खौलता हुआ पानी में उनको हाथ डलवाया गया था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि तुम्हारे अंदर डायन है या नहीं। तो फिर हम लोगों ने वहीं से शुरू किया अभिशाप मुक्त कारवां, गाँव में अवेयरनेस करना। फिलहाल ये प्रोग्राम हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय इस पे नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश ये है कि इस साल 2023 में हम लोग गुमला में बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, तो इस फील्ड में हम लोग काम करें। वाकई डायन प्रथा खैर बहुत ही बड़ा अभिशाप है हमारे राज्य के लिए, और ये बात बिल्कुल सच है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और थोड़े और एफर्ट्स की ज़रूरत है। कोई भी इन जनरल भी जब हम बात करते हैं, महिला या पुरुष, कोई भी इंसान इस तरीके की ट्रीटमेंट जो है डिज़र्व नहीं करता है, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं अंधविश्वास को ये बढ़ावा दे रहा है वो खुद में एक बहुत बड़ी हमारे लिए ट्रेजेडी है। आयुष, आप हमारे कार्यक्रम में आए, रिया आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनी, आपने VOC के बारे में हमें बताया, जो आपकी जर्नी रही है, फिर चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या फिर महामारी से जुड़े लोगों में जागरूकता को लेकर हो, उसके बारे में जो कहानी थी वो हमसे साझा की, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो आने की जर्नी है, जो भी आपका आगे का सफ़र रहेगा, मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं उसी स्पिरिट के साथ आगे भी आप लोग काम करें। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।